जय श्री राम। के सरल ज्योतिष की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, लगन कुंडली के विश्लेषण की सीरीज़ में मैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह लगन तक के बारे में आपको समझा चुका हूँ। तो आज बारी है 6 नंबर की लगन, कन्या लगन के बारे में। इस वीडियो को देखने से पहले यदि आप लगातार मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो ठीक है, और अगर आप सीधे मेरी इस 11 नंबर की वीडियो पर आ गए हैं तो मैं आपको ये सलाह ज़रूर दूंगा कि आप पहले जा कर के मेरी पुरानी वीडियोस को देखिए, जिससे कि आपको यहाँ की बातें समझ में आएँ। और ये मैं दावा करता हूँ कि अगर आप वीडियो नंबर 1 से मेरी वीडियोस देखते हैं तो कम से कम आप अपनी कुंडली बेहतर तरीके से देख पाएंगे, और समाज में जो ठग लोग बैठे हुए हैं और विभिन्न प्रकार के उपाय बता करके आपसे पैसा ऐंठ लेते हैं तो उनके हाथों में आप फंसेंगे नहीं। तो चलिए, आज कन्या लगन का विश्लेषण करना है। तो पहले हम चर्चा इस बात की कर लेते हैं कि जिन जातकों का जन्म कन्या लगन में हुआ है तो कैसे पहचानेंगे हम कन्या लगन में हुआ। देखिए, जो आपकी कुंडली होती है, कुंडली में आप देखिएगा जो आपका बर्थ चार्ट है उसमें लगन कुंडली लिखी हुई होगी। लगन कुंडली के अंदर आप कॉलम्स गिनिएगा, 12 कॉलम होते हैं, 12 छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं जो एक बड़े बॉक्स के अंदर होते हैं। वो पूरा बड़ा बॉक्स आपकी लगन कुंडली कहलाता है, और वो जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं वो भाव कहलाते हैं, हाउस कहलाते हैं, घर कहलाते हैं। तो यदि बीच के कॉलम में अगर आपका 6 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका जन्म कन्या लगन में हुआ है। लगन कैसे उदित होती है, कैसे लगन बनती है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के क्षण विशेष में उस समय पर जो लगन, जो राशि पूर्व दिशा की ओर उदित हो रही होती है वही उस बच्चे की जन्म लगन होती है, और उसे कुंडली के पहले हाउस में लिखा जाता है। और उसके पूरे जीवन का जो स्वामित्व है, फल देने का जो जिम्मेदारी है, वो उस लगन के स्वामी की होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लगन क्या होता है। तो कन्या लगन के बारे में हम बात कर लें। जिन जातकों का जन्म कन्या लगन में होता है, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कन्या, तो हमारे दिमाग में कल्पना आती है सौम्य प्रकृति की, सुंदरता की, भावुकता की। तो ये 3 जो है विशेषताएं हैं जो कन्या लगन के जातकों में पाई जाती हैं। कन्या लगन के जातक सुंदर ज़रूर होंगे, इमोशनल होते हैं, सौम्य प्रवृत्ति के होते हैं, झगड़ोल प्रवृत्ति के नहीं होते। और सौम्य का मतलब इन्हें आप ये ना समझ लीजिए कि वे मूर्ख हैं या कम बुद्धि के हैं। चतुराई इनका विशेष गुण होता है, चतुर बहुत होते हैं, बुद्धि प्रखर होती है, और जहाँ लाभ की बात आती है जोड़ तोड़ करने में माहिर होते हैं। एक पॉजिटिव बात यह भी है कि विद्या के प्रति इनकी अच्छी रुचि होती है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छा गुण इनमें पाया जाता है कि अतिथियों का सत्कार करने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते, दूसरों के सुख दुख की उपेक्षा नहीं करते, टांग जरूर आते हैं, मदद भी करते हैं। और एक ख़ास बात और है कि कन्या लगन में जन्म लेने वाले लोगों का मैनेजमेंट ज़बरदस्त होता है, प्लानिंग ज़बरदस्त होती है, बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करते हैं, झगड़ालू नहीं होते, गुस्सैल नहीं होते, शांति प्रिय होते हैं। और बहुत अगर गुस्सा हो भी जाए तो बहुत देर तक गुस्सा नहीं रहते। इनके बारे में कहा जाता है कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, यानी कि क्षण में रुष्ट हो जाएंगे और क्षण में ही संतुष्ट हो जाएंगे। कन्या लगन वाले जातकों की पत्नी सुंदर, सुशील, गुणी हो सकती है। इसके अलावा इस लगन में और भी कुछ खूबियां हैं, जैसे कि ये जो लगन के जातक हैं इनका प्लानिंग में, राइटिंग में, डिज़ाइनिंग में, कॉमर्स में, बिजनेस में बड़ा इंटरेस्ट होता है। कुछ कमियां भी इनमें हैं। कमियां क्या हैं कि कन्या लगन में जन्म लेने वाले जो जातक हैं वो चूँकि थोड़े से इमोशनल होते हैं और निर्णय लेने में थोड़ी जल्दीबाजी कर लेते हैं।
बहुत ज़्यादा सोच समझ कर निर्णय नहीं लेते, जिसकी वजह से कभी कभी ये अपने शत्रु को पहचानने में गलती कर जाते हैं और अपने ऊपर ही इनको, जब कभी इनसे गलती हो जाती है, दूसरे को दोषी नहीं ठहराते, अपने आप पर गुस्सा करते हैं, खुद पर गुस्सा करते हैं और कभी कभी अपने ऊपर से विश्वास को खो बैठते हैं। इसके अलावा टेस्ट की बात की जाए तो खाने के बहुत शौकीन होते हैं। खाने के बहुत शौकीन का मतलब ये नहीं कि जो कुछ मिल जाए वो खा लेंगे, अच्छा खाना चाहिए, परफेक्ट फूड चाहिए, डिलीशियस फूड चाहिए, रिच फूड चाहिए, जिसकी वजह से कन्या लगन के जातकों में पेट की समस्या पाई जाती है। कफ प्रवृत्ति के होते हैं, कफ की समस्या अक्सर इनको होती है, बॉडी पेन हो सकता है और यदि आपका लगन थोड़ा सा वीक है तो आपको स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। और चूँकि इस कुंडली के अंदर मंगल मारक हैं और अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं और बैठे कहाँ हैं ये देखना पड़ेगा। यदि खराब हाउस में ही बैठ गए हैं तो रक्त संबंधी बीमारी भी कभी कभी इस लगन के लोगों को हो सकती है। तो ये एक सामान्य फलादेश था कन्या लगन में जन्म लेने वाले लोगों के लिए। एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगा, जो लोग कन्या लगन में जन्म लेते हैं उनको एक सामान्य उपाय करना चाहिए कि पेड़ पौधों को अगर वो पानी डालें तो उनको स्वास्थ्य में बहुत फ़ायदा मिलेगा, उनके मन को प्रसन्नता मिलेगी। और अगर बुध की स्थिति अच्छी है आपकी कुंडली में और तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं। पन्ना धारण करने से आपको आत्मबल मिलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस गजब का आएगा। अब पन्ना कितनी रत्ती का धारण करना है ये डिपेंड करता है आपका वज़न कितना है, आपकी हाइट कितनी है, उसके हिसाब से जितना आपका वज़न होता है उसमें +10% करके उतने रत्ती का पहना जाता है। तो उसके लिए आप परामर्श कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था व्यक्तित्व, कृतित्व और बीमारियां कन्या लगन के जातक के लिए। आइए अब आगे विश्लेषण करते हैं कि कन्या लगन में कौन कौन से ग्रह आपके लिए कारक हैं। कारक ग्रह क्या होते हैं? कारक ग्रह वो ग्रह होते हैं जो जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। मारक ग्रह खराब रिजल्ट देते हैं, फलों में कमी कर देते हैं, फल नहीं भी देते हैं। तो किस तरीके से कन्या लगन के अंदर हम देखें कौन से ग्रह हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और कौन से ग्रह हमारे लिए गोली लेकर के बैठे हुए हैं गोली पिलाने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं। आपके सामने प्रस्तुत है कन्या लगन। सर्वप्रथम हम लगन की पहचान, यद्यपि हर वीडियो में बता रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ कि ये जो आपके 12 कॉलम हैं, 12 घर हैं, 12 खाने हैं, इसमें ये जो पहला घर लिखा हुआ है ये देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है। सब जगह मैंने रोमन नंबर्स में लिखा हुआ है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हाउसेस हैं, 12 हाउसेस। इसमें जो फर्स्ट हाउस है यहाँ पर आप अपनी कुंडली खोलिए और यहाँ पर लिखा हुआ नंबर देखिए। यहाँ पर यदि 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर, इसका मतलब आपकी लगन मेष है। अगर यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब आपकी लगन वृष है। अगर यहाँ 3 नंबर लिखा है इसका मतलब आपकी लगन मिथुन है, जिसके स्वामी बुध देव हैं। 4 नंबर लिखा हुआ है तो कर्क लगन के स्वामी हैं आप, चंद्रमा। 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी लगन सिंह है, जिसके स्वामी सूर्य हैं। 9 नंबर धनु, 12 नंबर मीन, स्वामी गुरु। इसी प्रकार से यदि आपके फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी मकर लगन हो गई, जिसके स्वामी शनि हुए। 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कुंभ लगन हो गई, जिसके स्वामी शनि हुए। तो इस तरीके से ये राशियाँ लिखी हुई हैं, ये उनके नंबर्स हैं और ये राशि स्वामी हैं।
तो सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट हाउस देखना है कि वहाँ पर आपका कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, तो 6 नंबर को चेक करिए। देखिए 6 नंबर कन्या राशि, जिसके स्वामी हो गए बुध। तो ये 6 नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में, तो ये आपकी कन्या लगन हो गई, जिसके स्वामी होते हैं बुध। किसी भी कुंडली के अंदर बुध हरे रंग के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, बुध हमारे शरीर में त्वचा के कारक हैं, बुध धन के कारक हैं, बुध गणित के कारक हैं, लेखन के कारक हैं, बुध ज्योतिष के भी कारक हैं, बुध हमारे आँख नाक कान के भी कारक हैं, बुध आवास के कारक हैं। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि एक द्वयी स्वभाव राशि है, सौम्य राशि है, स्त्री राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, वायु प्रकृति की राशि है। अब देखिए ये कन्या लगन आपकी हो गई। अब हमको ये पहचानना है कि कौन से ग्रह हमारी कन्या लगन की कुंडली में कारक होते हैं जो वृद्धि करेंगे, सफलता देंगे, बेहतर रिजल्ट प्रदान करेंगे, और कौन से ग्रह मारक स्थिति में होते हैं, कौन से सम ग्रह होते हैं। तो देखिए मित्रों, ये साइड में मैंने बना रखा है, ये देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है त्रिकोण। हमारी जो ये कुंडली होती है इसमें कौन कौन से भाव त्रिकोण कहलाते हैं। ये देखिए पहला भाव त्रिकोण होता है, ये लिखा हुआ फर्स्ट हाउस के सामने त्रिकोण। उसके बाद 1 2 3 4 5 5वें हाउस में त्रिकोण लिखा हुआ है, 6 7 8 9 9वें हाउस में त्रिकोण लिखा हुआ है। यानी कि पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, 1 5 9। आँख मूंद करके इस बात को समझ लीजिए कि जो पहले 5वें और 9वें घर का स्वामित्व रखेगा वो आपकी कुंडली में कारक होगा ही होगा। वो चाहे कहीं और किसी खराब स्थान का भी स्वामी होगा तब भी वो आपकी कुंडली में कारक होगा। अब वो खराब स्थान का स्वामी है, उसका क्या फल होगा उसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर 1 में, 5 में और 9 में स्वामित्व है उस ग्रह का तो वो आपकी कुंडली में कारक है। अब देखिए फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर त्रिकोण फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर राशि कन्या राशि, जिसके स्वामी बुध। तो बुध आपकी कुंडली में अति योग कारक हो गए। उसके बाद 5 नंबर में देखिए 10 लिखा हुआ है, 5 नंबर में 10 लिखा हुआ है, जिसके स्वामी मकर राशि के स्वामी शनि हो गए। तो शनि आपकी कुंडली में कारक हो गए। इसके बाद 9वें भाव में देखिए 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर यानी वृष राशि, जिसके स्वामी शुक्र हो गए। तो ये भी आपकी कुंडली में कारक स्थिति में हो गए। वैसे भी नैसर्गिक मित्रता के हिसाब से देखा जाए तो बुध के शनि और शुक्र बहुत अच्छे मित्र हैं। तो ये मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है कि अगर कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो वो अपनी कैबिनेट में मंत्री पद के नहीं देगा जो उसकी फेवर के लोग हैं, जो उसके मित्र हैं, जो उसके लिए जिनके साथ उसके अच्छे संबंध हैं। तो बुध के जिनके साथ अच्छे संबंध हैं उन्होंने 5वां और 9वां स्थान प्रदान किया है। तो जाहिर सी बात है कि कुंडली के अंदर वो कारक होंगे। अब बात आती है कि फाइनली हम देखेंगे कि वो कारक हैं कि नहीं। तो इसके लिए जब आपके सामने कुंडली बनी हुई होगी, ये अभी स्वामित्व आप देख रहे हैं, तो इसके हिसाब से तो ये ग्रह कारक हैं। अब इनका प्लेसमेंट देखा जाएगा कि उनका प्लेसमेंट कहाँ पर है। अगर उनका प्लेसमेंट कारक होने के बाद अच्छी जगह पर ही प्लेस हो गए तो वो आपकी कुंडली में अति योग कारक हो जाएंगे। और अगर आपकी कुंडली में वो खराब स्थान पर बैठ गए तब फिर वो मजबूर हो जाएंगे कि वो अच्छे रिज़ल्ट भी देंगे और ख़राब रिज़ल्ट भी देंगे। तो ये हो गई कारक की स्थिति। इसके अलावा इस कुंडली में आप देखें 4था हाउस और 7वां हाउस, केंद्र के जो 2 भाव हैं, इन दोनों भाव के अंदर गुरु को स्थान मिला है।
गुरु सौम्य प्रकृति के हैं। केंद्र के दो दो घर इनको मिले हुए हैं। हालांकि किसी भी कुंडली के अंदर यदि किन्हीं दो राशियों को, किसी एक राशि को दो घर प्राप्त हो जाते हैं केंद्र के, तो वहाँ पर केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। अब इस कन्या लगन में विशेष करके अगर हम देखें तो यहाँ पर जो लग्नेश बुध हैं इनको भी केंद्र के दो घर प्राप्त हुए हैं। देखिए पहला घर 6 नंबर और ये दशम हाउस कर्म का हाउस, ये भी इनको प्राप्त हुआ है 3 नंबर। ये भी बुध की राशि है मिथुन, और ये कन्या, दोनों के स्वामी बुध हैं। केंद्र के 2 स्थान प्राप्त हैं। तो क्या इनको केंद्र अधिपति दोष लगेगा? नहीं। जो लग्नेश होता है उसको केंद्र अधिपति दोष नहीं लगता। इसके अलावा केंद्र अधिपति दोष गुरु को भी नहीं लगता है। तब तक नहीं लगता है जब तक गुरु केंद्र में 2 स्थानों के स्वामी होने के बाद 6, 8, 12 में प्लेस ना हो जाए, 6, 8, 12 में बैठ ना जाए। अगर वो 6, 8, 12 में बैठ गए तब उनको दोष लग जाएगा। और यदि वो केंद्र के 2 स्थानों के स्वामी होकर के अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो उनको केंद्र अधिपति दोष नहीं लगेगा। तो इस तरीके से इस कुंडली के अंदर, कन्या लगन की कुंडली के अंदर अच्छे ग्रहों में गिनती हो जाएगी बुध की, शनि की, शुक्र की और गुरु की। ये अच्छे ग्रह हो गए। अब बुरे ग्रहों की बात करते हैं तो हम बुरे ग्रहों के लिए, मारक ग्रहों के लिए 3 हाउस चेक करते हैं। 6, 8, 12, 6, 8, 12। 6, 8, 12 क्यों चेक करते हैं? छठा हाउस बीमारी का है, 8वां हाउस बड़ी बीमारियों का, असाध्य बीमारियों का, समस्याओं का, बाधाओं का जीवन में, और 12वां हाउस जेल, हॉस्पिटल का खर्चा, अन्न व्यय, मानसिक अशांति, अनिद्रा, इन सब चीज़ों का हाउस है। विदेश का भी हाउस है। तो ये 6, 8, 12 खराब हाउस माने जाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि 6, 8 और 12 में चीफ मिनिस्टर ने किसको भेजा है। तो पहले छठा हाउस चेक करते हैं। यहाँ लिखा है 11 नंबर। 11 नंबर शनि का होता है। तो क्या शनि मारक होंगे? नहीं। क्यों नहीं मारक होंगे? क्योंकि शनि जो है वो त्रिकोण के भी स्वामी हैं, और जो त्रिकोण का स्वामी हो गया उसको ये वरदान प्राप्त है कि वो मारक नहीं होगा। तो ये चूँकि शनि त्रिकोण के स्वामी हैं इसलिए इनको छठे हाउस का दोष नहीं लगेगा। 8 की बात करते हैं। 8 में लिखा हुआ 1 नंबर। 1 नंबर राशि देखिए किसकी होती है? 1 नंबर मेष, यानी जिसके स्वामी मंगल, और 8 नंबर वृश्चिक जिसके स्वामी मंगल। तो हमें 8वें स्थान पर ये मंगल की राशि है, और 8 नंबर भी चेक करना है कि कहाँ लिखा हुआ है। तो 8 नंबर लिखा है 1st, 2nd, 3rd, तीसरा हाउस भी मारक होता है। तो देखिए बुध के अति शत्रु हैं मंगल, और मंगल को इन्होंने दोनों खराब हाउस दिए, 3rd हाउस दिया और 8वां हाउस दिया। तो ये 2 खराब हाउस मिलने के कारण मंगल इस कुंडली के लिए, इस लगन के लिए खराब हो गए, बुरे ग्रह हो गए। इसके बाद आते हैं आगे। तो देखिए 12वें स्थान में कौन बैठा हुआ है? 12वें स्थान में लिखा है 5 नंबर। 5 नंबर सूर्य का स्थान, सूर्य की राशि है, सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य हैं। तो बुध के हालांकि मित्र हैं सूर्य, लेकिन प्लेसमेंट खराब मिल गई, 12वें स्थान का स्वामित्व मिल गया। तो इस वजह से सूर्य भी कन्या लगन के अंदर मारक स्थिति में हुए। फिर चंद्रमा बचे 11वें स्थान पर। तो चंद्रमा और मंगल की भी नहीं बनती है, और नैसर्गिक मित्रता नहीं है, और स्थान भी कोई बहुत अच्छा नहीं मिला है, सम हाउस मिला है। तो चंद्रमा यहाँ पर मारक स्थिति में हो गए। तो इस तरीके से फाइनल रिजल्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, इसको आप कॉपी और कलम निकाल करके नोट कर सकते हैं। अच्छे ग्रह बुध, शनि, शुक्र, गुरु। बुरे ग्रह मंगल, सूर्य और चंद्र, कन्या लगन के जातकों के लिए। समग्रह कोई नहीं। शुभ रंग हरा और सफ़ेद, अशुभ रंग लाल,
शुभ रत्न पन्ना हीरा, अशुभ रत्न मूंगा और मोती। तो ये कन्या लगन के बारे में कारक, मारक, शुभ अशुभ ये सब हमने समझ लिया। तो आइए अब देखते हैं कि बुध यदि इन 12 घरों में बैठते हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं, क्या फलादेश हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को जान लें कि बुध उच्च के 6 नंबर यानी कन्या राशि में होते हैं, यानी अपनी ही राशि में बुध उच्च के होते हैं, और 12 नंबर यानी मीन राशि में बुध नीच के होते हैं। तो उच्च के जब होते हैं तो भावों की वृद्धि करते हैं, फलों में वृद्धि करते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं, और जब नीच के होते हैं तो जिस स्थान से संबंधित उनको रिजल्ट देने की जिम्मेदारी दी गई है वहाँ पर फलों में कमी करते हैं और ख़राब रिजल्ट देते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, ये पहला स्थान है, केंद्र और त्रिकोण दोनों ही को कवर करता है। यदि पहले स्थान में बुध बैठ जाता है तो ऐसे जातक की बुद्धि श्रेष्ठ होती है, धार्मिक कार्यों में उसकी रुचि होगी, प्रसन्न चित्त प्राणी होगा, ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होगा, मैथमेटिक्स में उसका इंटरेस्ट होगा, हंसमुख स्वभाव का होगा, विद्वान होगा, मीठा बोलने वाला होगा, यदि बुध पहले घर में बैठ जाते हैं। ये दूसरा स्थान जो है धन, वाणी, परिवार का है। यदि बुध यहाँ पर बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, मेहनती, और वाणी पर बुध का, चूँकि बुध वाणी के ही कारक हैं, वाणी स्थान में बैठ जाएं तो आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की वाणी जनता को या सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली होगी। ज़्यादातर ऐसे लोग वकील या नेता हो सकते हैं। तीसरे स्थान की यदि बात की जाए, जो पराक्रम का हाउस है, साहस का हाउस है, आपके कम्युनिकेशन स्किल का हाउस है, आपके भाई बहनों का हाउस है, तीसरे स्थान में यदि बुध की स्थिति होती है तो ऐसे व्यक्ति की बिजनेस में रुचि हो सकती है, स्वभाव नम्र होगा, उदार हृदय वाला होगा, सामुद्रिक शास्त्र में रुचि रख सकता है ऐसा व्यक्ति, लेखक हो सकता है, संपादक हो सकता है, कवि हो सकता है, यात्रा करने का शौकीन हो सकता है, लेकिन भाई कम हो सकते हैं यदि बुध यहाँ तीसरे स्थान में है तो। इसके बाद ये चौथा स्थान माता का स्थान, सुख का स्थान, गाड़ी का स्थान, वाहन का स्थान, प्लॉट का स्थान, घर का स्थान, घरेलू सुख का स्थान। चौथे स्थान में यदि बुध है तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, मित्रों से सम्मान प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अपने पिता के धन से वंचित रह सकता है, पर वाहन सुख, भाग्यवान, स्थूल देह, थोड़ा आलस्य, ये थोड़ी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। पंचम हाउस में यदि बुध होता है तो ऐसा व्यक्ति, यहाँ पर बुध बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, जो धन संचय है वो धीरे धीरे कर पाता है और कभी कभी उसके मन में स्वार्थ और कपट की भावना भी उत्पन्न होती है यदि बुध 5वें स्थान में होता है। छठे स्थान में यदि बुध है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की सहायता के बगैर धन अर्जन करने वाला होता है, किसी की मदद नहीं लेता, अभिमानी हो सकता है, कामी हो सकता है। यदि सप्तम स्थान में बुध पड़ा हो तो ये पार्टनर के लिए सुखदायी होता है। आठवें स्थान में यदि बुध हो तो बुध व्यक्ति को लंबी उम्र देता है, देश विदेश में ख्याति प्रदान करता है, व्यापार में लाभ कराता है। ऐसा व्यक्ति कवि हो सकता है, न्यायाधीश हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है। यदि ये नवम हाउस है, नवम हाउस आपके भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है, पिता का स्थान है। यदि बुध यहाँ पर बैठता है तो मनुष्य धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला हो सकता है, तीर्थ करने वाला होगा, कुल दीपक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अगर बुध है तो भाग्य उसका साथ देता है
शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी भी हो सकता है, गान विद्या में निपुण हो सकता है और भाग्यवान होता है। दशम स्थान में यदि बुध होता है तो वह व्यक्ति पिता द्वारा अर्जित धन अवश्य प्राप्त करता है, न्याय करने में निपुण होता है, अल्पभाषी होता है, व्यवहार कुशल होता है, लेखक हो सकता है। कुल मिलाकर के बुध यहाँ पर अच्छा होता है। ये जो 11वां स्थान है ये आपका कर्म का स्थान था। 11वां स्थान आपकी मनोकामना पूर्ति का, आपकी सामाजिकता का, आपकी छोटी मोटी बीमारियों का हाउस है ये, और आपके आय के स्रोत का हाउस है। तो 11वें स्थान में यदि बुध पड़ा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, व्यक्ति को खूब संपत्ति देता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु, सदाचारी, धनवान, प्रसिद्ध, विद्वान, पुत्रवान, विचारवान और शत्रुहंता होता है। यदि 12वें स्थान में बुध होगा तो चूँकि ये 12वां स्थान त्रिक भाव है, यहाँ पर बुध व्यक्ति को विद्वान होते हुए भी आलस्य का शिकार बना देता है। तो ये 12 स्थानों में बुध का फलादेश हो गया कि किस स्थान पर बैठ करके बुध किस तरीके के रिजल्ट्स देंगे। ये सामान्य फलादेश था, मैंने पिछली वीडियोस में ही बताया था, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये सामान्य फलादेश है। फाइनल जो रिज़ल्ट आता है वो निकल करके तब आता है जब हम अन्य ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टियाँ चेक कर लेते हैं, ग्रहों का बलाबल चेक कर लेते हैं, तब हम फाइनली देखते हैं क्या रिज़ल्ट होगा। लेकिन यदि सामान्य रूप से बुध इन स्थान में बैठता है तो ये रिज़ल्ट्स देता है जो मैंने आपको बताए हैं। इस वीडियो में एक ख़ास बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्रह 6, 8, 12 यानी कि जिन्हें हम त्रिक भाव कहते हैं, ये ज्योतिष की भाषा है, केंद्र, त्रिकोण, त्रिक, इनको आप समझ लीजिए। ये त्रिक भाव हैं, 3 भाव, 6ठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव। तो यहाँ पर जो ग्रह बैठते हैं या प्लेस होते हैं वो ख़राब रिजल्ट देती है, क्योंकि 6ठा हाउस बीमारी का है, 8वां हाउस बाधाओं का है, बड़ी बीमारियों का है, 12वां हाउस जेल और हॉस्पिटल और ख़र्चों का है, इसलिए ख़राब माने जाते हैं। लेकिन जब इन घरों में विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है तो वो ग्रह शुरुआत में तो ख़राब रिजल्ट देते हैं, परेशानी देते हैं, लेकिन बाद में वो ग्रह हमारे लिए शुभ हो जाते हैं और अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं। अब ये क्या होता है विपरीत राजयोग, तो उसको समझ लीजिए कि जैसे यहाँ 11 नंबर लिखा है, 11 नंबर शनि की राशि है और शनि मान लीजिए यहीं बैठ जाए, यानी कि 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में से ही किसी घर में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति को विपरीत राजयोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये 11 नंबर शनि का घर है। अब शनि यहाँ बैठ जाएं, 6 में बैठ जाएं या 8 में बैठ जाएं या 12 में बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग हो जाएगा। अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, शुरुआती परेशानी होगी लेकिन बाद में अच्छे रिजल्ट देंगे। इसी प्रकार से यहाँ सूर्य देखिए 5 नंबर लिखा हुआ है 12वें हाउस में। अब मान लीजिए सूर्य यहीं बैठ जाएं या यहाँ 8वें घर में बैठ जाएं या मान लीजिए 6ठे घर में बैठ जाएं तो सूर्य यहाँ पर शुरुआती परेशानी के बाद अच्छे रिजल्ट देंगे बाद में, क्योंकि ये विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया विपरीत राजयोग क्या होता है और किस तरीके के फल मिलते हैं। इसको डिटेल से मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, तब आप बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे। तो मित्रों आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक निवेदन मैं ज़रूर करूँगा आपसे, हालांकि निवेदन हर वीडियो में कर रहा हूँ कि मेरी वीडियोस को लाइक करिए। ज़्यादातर लोग आप लोग वीडियो को व्यू तो कर रहे हैं, देख रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, लेकिन आप बिना लाइक करे उसे चले जाते हैं। तो या तो पसंद नहीं आ रही वीडियो, पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक करिए, और पसंद आ रही है तो लाइक करिए, जिससे मैं आकलन कर सकूं, एवैल्यूएशन कर सकूं कि वीडियो कैसी है। तो मैं उम्मीद करता हूं, तो लाइक करिए या डिसलाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।